Welcome back to our channel, Weekend Class channel. And till now, we discussed how technology help us to overcome the hazards of the environment. किस तरीके से उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो हैजार्डस इफेक्ट हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया सकता है। तो अभी तक हम लोग प्रीवियस एपिसोड में, जो हमारा दूसरा था एपिसोड, उसमें हम लोग इस बारे में देख रहे थे। बट नाउ किस तरीके से सोशल चेंज इन्वायरमेंट द्वारा होता है, ये क्वेश्चन जो है इट वाज अनआंसर्ड। सो द क्वेश्चन दैट हाउ सोशल चेंज इज डन बाय इन्वायरमेंट वाज अनआंसर्ड टिल नाउ। तो ये कैसे होता है? नेचुरल डिजास्टर आर द प्रोमिनेंट वे। नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस, tsunamis, they in a short moment change the total entire fabric how the human beings live. जैसे जब सुनामी आया था 2004 में श्रीलंका में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो वहाँ की कई जो सोसाइटीज थी वो बिल्कुल बदल गई। उनके रहन सहन का तरीका क्यों बदल गया? बिकॉज कई जो सोसाइटीज थी उनकी मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई, तो उनको अपने रहने सहने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदलना पड़ा। कई लोगों को दूसरी जगहों पे जाना पड़ा, so they had to adopt those type of culture, so their entire culture changed. That was a very comprehensive change, and so it qualifies to be called a social change. Now the scale of these changes are so large that there is no point of return from there. चूंकि वहां पे इतना बड़ा सुनामी आ गया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह को चले गए, तब वहां से लौटने का कोई मतलब नहीं था। जब एक बार उसकी वजह से शरणार्थी आप हो गए, वहाँ से कोई लौटने का मतलब नहीं है उस जगह पे। और ये आदिकाल से, बहुत पुराने समय से, सिंस पॉइंट टाइम इमेमोरियल, इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, जो कि लोग मानव इतिहास में एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती रही हैं, जिसने इस बात के लिए मानव को मजबूर किया है कि ही गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑल्दो through technological advancement, now we have overcome this thing to a extent. ये तो हमने सिर्फ हैजार्ड्स देखे, बट इसका जो एक फ्लिप साइड है वो तो हमने देखा नहीं। इससे प्रोस्पेरिटी भी आती है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स आल्सो ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड दीज आल्सो रिजल्ट इन सडन सोशल चेंज। कैसे? जैसे मिडिल और ईस्ट जो कंट्रीज थी, जो आज की डेट में खाड़ी देश हैं, कुवैत हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, सऊदी अरब हुआ, तो 1965 के पहले दिस वर वेरी पुअर कंट्रीज, बट एकाएक ऑयल रिजर्व वहाँ पा गए, जिसे कि ऑयल को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। सिंस दीज डिस्कवरीज फाउंड, तो एकाएक जो है यहाँ पे पैसा आया, और पैसा आने की वजह से यहाँ पे ज़बरदस्त विकास हुआ, और आज की डेट में ये देश जो है सबसे अमीर देशों में आते हैं। ठीक इसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन कैलिफोर्निया इन यूएसए, जो गोल्ड की जो डिस्कवरी हुई थी कैलिफोर्निया में, यूएसए में, तो उस वजह से कैलिफोर्निया जो है यूएसए में सबसे रिच प्रांत बन गया, सबसे रिच प्रोविंस बन गया। नाउ वी विल कम टू द सेकंड फैक्टर एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। नाउ इन दोनों को हम लोग एक साथ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो दिस कॉम्बिनेशन हैज ड्रास्टिकली चेंज द सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी। आज के इस आधुनिक काल में इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने सोसाइटल चेंज जो है ले आने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहली बात, ये नेचुरल हायरार्की, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दे हैव डेल्ट इट टू कंट्रोल इट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पहले भी कोयला था, पहले भी गोल्ड था, लेकिन हम लोग को उसको इफेक्टिवली हम लोग उसको टैप नहीं कर पाते, तो उसको उसका माइन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत सहायता की। एडवांस टेक्नोलॉजी हुई तो हम लोग जो है उन ओर्स से उस मेटल को हम लोगों ने लिया, एंड वी यूज दैट टू अवर पोटेंशियल। अब उस जो गोल्ड था उसका हम लोगों ने यूज़ किया, कोल का हमने यूज़ किया, और उसके बाद जो है थर्मल पावर प्लांट बनाया, जो बिजली आ रही है, इस सब का जो उत्पादन है वो कैसे संभव हो पाया? ड्यू टू द एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट जो है ये भी उतना ही पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन का जैसे आपको बताया था मैंने कि फैमिली, मैरिज, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के प्रकार होते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट भी उतना ही एक पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एक सुनामी और अर्थक्वेक होता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया
और एकाएक देखिए रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी में चेंज हो गई। कई सिटीज़ जो है वो फ्लरिश हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैनचेस्टर वाज वन अमंग द फर्स्ट ऑफ देम। और जो सोसाइटी किस तरीके की हो गई, पहले रूरल सोसाइटी थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, एंड दैट इन अ स्ट्रोक ऑफ टाइम विद इन फ्यू ईयर्स रूरल से टोटल अर्बन हो गई। पहले जहाँ 10-12% लोग सिटीज़ में रहा करते थे, वहाँ अब 10-12% लोग रूरल एरियाज में रहने लगे। तो बिल्कुल एकदम जो सोशल चेंज था उसमें एकदम, ये आप देखिए कि परसेंटेज कितना उलट हो गया, एकदम पलट गया मामला। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी में। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू अलाउ इमरजेंस ऑफ लार्ज स्केल कंट्री एंड रन देम स्मूथली विदाउट एनी हॉल्ट। पहले टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस नहीं थी, तो शाम तक मशीनें चलती थी, उसके बाद रुक जाती थी, फिर सुबह आते थे लेबर। तो लेकिन अब चूंकि क्या कहते हैं, जैसे इंजन टरबाइन ये सब हो गए हैं, तो ये लगातार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जो है फैक्ट्रियाँ अनवरत लगातार 24 घंटे चलती रहती हैं विदाउट एनी हॉल्ट। ये जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने, जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा, विच टोटली ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। इसने पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था और भूव्यवस्था को बदल के रख दिया, सामाजिक व्यवस्था को बदल के रख दिया। वैश्विक दृष्टि पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो था, इट फ्लरिश्ड and the process of migration also intensified, leading to gigantic ripples of change, which affected multi-dimensions of society, for example, economy, social dimensions, cultural and demographic dimensions too. आज की डेट में आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से अमेरिका में कितने भारतीय जाने लगे, ब्रिटेन में कितने भारतीय और इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लोग के जाने लगे। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड फ्लरिश हुआ, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई। तो ये जो माइग्रेशन है अब वहाँ पे भी होने लगा। तो ये जो इकोनॉमिक व्यवस्था है और टोटल सोशल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है, ये पूरी तरीके से प्रभावित हो गई इस टेक्नोलॉजिकल एडवांस के ही कारण। अब कई ऐसे भी चेंजेस हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में हुए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं थे, उसने भी सोसाइटी को ड्रास्टिकली चेंज किया है। जैसे कि पहले जब कॉलोनियल कंट्रीज थी, कॉलोनियल कंट्रीज वो जो गुलाम बनाती थी देशों को, तो जैसे कि इंग्लैंड था, जैसे कि फ्रांस था, जर्मनी था, पुर्तगाल था, स्पेन था, तो दे प्रमोटेड प्लांटेशन क्रॉप्स बाय द कॉलोनियल पावर्स इन 19th सेंचुरी। प्लांटेशन पावर मतलब कि एक बड़े पीस ऑफ लैंड पे सिर्फ एक क्रॉप को उगाना। दिस लेड टू हैवी डिमांड ऑफ लेबर्स। अब ये जो क्रॉप्स हुआ करती थी, इनमें इंटेंसिव लेबर की आवश्यकता होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती थी। तो इसके वजह से एक खराब प्रथा पनपी। ये जो प्रथा थी, दास प्रथा थी, दैट वाज नोन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। इसकी वजह से स्लेव ट्रेड पनपा अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बीच में। अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दोनों की बात करते हैं। इसके बीच में एक बात करेंगे हम लोग ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की, जिसमें यूरोप, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में आप देखिए ट्रायंगल जैसा बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया ये जो ट्रेड है। तो लोग खरीदते थे अफ्रीका से दासों को और वहाँ से पहुँचाते थे। इवन इंडिया से भी कई लोगों को लिया गया और वहाँ पे पहुँचाया गया जब अंग्रेज हम पे राज करते थे। इन इंडिया टी प्लांटेशन लेड टू फोर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर्स फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। जो भारत में जो टी प्लांटेशन, जो चाय की जो फसल हुआ करती थी, चाय के जो बागान थे आसाम में, वहाँ पे काम करने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ से, खासकर ईस्टर्न इंडिया में झारखंड और छत्तीसगढ़ मुख्यतः, इन दो जगहों से लोगों को ले जाया गया ताकि वो असम में, दार्जिलिंग में, इन सब जगहों पर जाकर के काम कर सकें। और वहाँ पे इन्हें दास की तरीके से रखा जाता था। करीब करीब 18-18, 20-20 घंटे काम करवाया जाता था। इसी तरीके से WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, ये भी इट कैन चेंज सोसाइटी इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। कैसे? मान लीजिए उसे कोई चीज़ को प्रमोट करना है, किसी एक ट्रेड को उसे सपोर्ट करना है, तो उस पर उसने ड्यूटी घटा दी। ड्यूटी मतलब जो टैक्स है, तो जब टैक्स घट गया तो उसकी डिमांड बढ़ गई। मान लीजिए उसका आपको किसी एक को आपको लग रहा है कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसको घटाना है, तो उस पर हैवी टैक्सेशन कर दिया तो उसकी प्राइस
ज़्यादा बढ़ गई बस उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो in one stroke, the World Trade Organization also can increase or decrease duties and it can bring booms or slumps, जिससे जो हम लोग बोलते हैं ना मंदी और तेजी का दौर, ये सोसाइटी को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बदल सकता है। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स की। जब हम लोग पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पहले के ज़माने में राजा और रानियाँ जो थी इनको कहा जाता था कि दे वेयर द बियरर्स ऑफ सोशल चेंज, इनकी वजह से सोशल चेंज होता था। और ऐसा हम लोग क्यों कहते थे? बिकॉज वो वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता था? वहाँ का राजा करता था, या रानी करती थी, या वहाँ का जो अध्यक्ष जो भी शासन पे बैठा रहता था वो करता था। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रमुखता से कब साबित आती है? जब हम लोग वॉरफेयर की बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी देश, जैसे मान लीजिए मुग़लों के आने के पहले भारत जो है दूसरे तरीके से गवर्न होता था, लेकिन जब मुग़ल आए शासक बदले, शासक वर्ग बदला, जब वर्ग बदला शासक तो समाज का रहन सहन जो है वो भी बदल गया। पहले जो है आप देखिए समाज में जो पहनने ओढ़ने का ढंग है, उसमें लड़कियों के पहनने का ढंग, जब ब्रिटिश आए तो उसके पहले साड़ी ओढ़ी ही सिर्फ पहनी जाती थी, फिर जीन्स वगैरह पहनने जाने लगे। तो दिस ऑल वो चेंज्ड ड्यू टू द सोसाइटी। तो वॉरफेयर जो जहाँ पे जीतता था वो अपने हिसाब से उस सोसाइटी को चलाता था। मुग़ल आए, मुग़ल जीते तो उन्होंने अपने रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस किए। अब जैसे आज की डेट में आधुनिक में आप देखिए 1945 में जब यूएसए ने जापान को हराया न्यूक्लियर बम से गिरा करके हिरोशिमा और नागासाकी में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके बाद उसने जापान पर कब्जा किया और वहाँ पे कई रिफॉर्म्स लाए, जिनमें प्रमुख कौन से थे? लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। नतीजा जो है कुछ दशकों में, 2-3 दशकों में उल्टा हो गया। जापान जस्ट टर्न द टेबल्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। द टेक्नोलॉजी को, वहाँ की जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को जापान ने खूब अच्छे से उसका दोहन किया एंड इट बिकेम द पायनियर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निक बिटवीन 1972 1900। आप देख लीजिए 1970 से लेकर के 1990 तक के बीच की हर चीज़ जापानीज़ जो हर चीज़ें वो टॉप मॉडल की होती थी। सब लोग जापानी सामान ही खरीदना चाहते थे, बिकॉज उसने इतना तेज़ी से चीज़ें की, तेज़ी से उभरा मार्केट में। तो जापान ने बिल्कुल विश्व को बदल दिया, विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया और इससे सामाजिक चेंज भी आया। इसके अलावा पॉलिटिकल चेंज जो है खुद एक देश में भी हो सकता है, जैसे कि भारतीय नेशनल मूवमेंट जो कि हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, इसने पूरे इंडियन सोसाइटी को बदल के रख दिया। पहले इंडियन सोसाइटी जो है कोई राजपूताना था, कोई गुजराती था, कोई मराठी था, लेकिन जब ये इंडियन नेशनल हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो इसने ये सभी जो वर्ग हैं, सभी लोगों को एक साथ जोड़ा और एक राष्ट्र के रूप में भारत को उभारा। तो इंडिया इमर्ज्ड एज अ नेशन due to this Indian national movement. In a broad sense, political changes occur through redistribution of powers within different social groups and classes. मुख्यतः हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल चेंज कैसे अकर करते हैं। सत्ता का जो संतुलन है ये लगातार जो है बदलता रहता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की वजह से, जैसे आज कोई पार्टी सत्ता में है तो कल दूसरी पार्टी रहेगी, तो इस वजह से जो है एक पार्टी जो है हमेशा पावर में नहीं रहती है, या उसे डर रहता है कि हम नहीं रहेंगे, तो इस वजह से जो है एक जगह शक्ति नहीं वो रह पाती है। इस वजह से लोग जो हैं खुद सोशल चेंज को पाते हैं। सोशल चेंज का एक माध्यम खुद जो है जनता बन जाती है। इसलिए आज की डेट में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें कहा जाता है जनता ही जनार्दन है। मतलब लोगों के जो समाज को रचने की जो क्षमता है या समाज बनाने की जो क्षमता है वो खुद जनता में ही है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने चीज़ को बहुत अहमियत दी है। सिस्टम ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, जिसमें हर आदमी को एक वोट का अधिकार है, मतलब हर आदमी के पास अपना एक अधिकार प्राप्त है वोट के रूप में। इसलिए कहा भी जाता है कि वोट करते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक वोट करना चाहिए कि आप सही प्रत्याशी को वोट करें, क्योंकि आपके वोट से ये डिसाइड होता है आपका जो समाज है उस दिशा में जाएगा। सो डे विल स्टॉप हियर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिक्स ने कैसे सोशल चेंज में प्रमुख भूमिका निभाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।